एंड प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th फिजिक्स में आपका जो अभी तक पढ़ा हम लोगों ने वो पढ़ लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। कब? व्हेन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन अप्लाइड। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक क्या है? करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। और क्या है हेडिंग है आपका, जो टॉपिक है वो करंट रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है? और रिलेशन है I इक्वल टू, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं, ठीक है ना, I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू NEA और VD, जहां पर I करंट है और करंट कैसी क्वांटिटी बेटा? करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो I इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वायर और VD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब आपको तो समझ में आ गई, दोबारा समझाता हूं मैं कि एक मेरे पास एक कंडक्टर वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है। मैं ठीक इसलिए बना रहा हूं कि समझ में आ जाए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी n है और इसकी लंबाई l है, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन जे वाला दिख रहा है। इसमें क्या करंट का फ्लो है? जो करंट का फ्लो है, ठीक है ना। मैं करंट का फ्लो दिखा दी डायरेक्शन आपको बना के। और मैं कह दूं कि यहाँ पर एक मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो वोल्ट मीटर के दो टर्मिनलों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शो कर रहा है V से, यानी कि एक वायर, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। वायर की लंबाई कितनी है? वायर की लंबाई है L, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? कैपिटल A। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर इज कैपिटल A, आपको दिख रहा होगा। अब मैं कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी, यानी कि हर आपको बताया कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग नंबर डेंसिटी होगी। तो इसके इस मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर दूसरे वर्ड में रखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कितना लिख लिया हम लोगों ने? स्मॉल n हो गया, ठीक है। नंबर कितने हैं? स्मॉल n है। कितने में? इस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, यानी कि आपके पास यदि मैं मार्कर रखूं, जो मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर के यदि मैं कहूं कि इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ग्रीन वॉल्यूम की, तो यहां पर ग्रीन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल n है। तो पूरे में कितने होंगे सर? यहाँ पर जी इतने ग्रीन में n, तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी इतने ग्रीन में फिर n, पूरे में बराबर आप कितने होंगे? यानी कि n इंटू n, यानी कहाँ तक होंगे? इसके पूरे वॉल्यूम में होंगे। तो यदि मैं आपसे दूसरे पार्ट में बात करूँ कि इसके नंबर डेंसिटी कितनी है? n है। इसकी नंबर डेंसिटी कितनी है? n है, यानी कि एक वॉल्यूम पर, एक यूनिट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन? n है। यदि हम पूरे मटेरियल, पूरे वायर की बात करें, तो पूरे वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर कितना होगा? नंबर डेंसिटी इंटू E इंटू L, जहाँ पर A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, और L क्या है? L है लेंथ ऑफ द वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर कितने हो जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? n इंटू E इंटू L। इतनी समझ में आ गई? चलिए भाई, यहाँ पर n नंबर डेंसिटी और J किसके इक्वल है? वॉल्यूम के। बात समझ में आ गई? चलो भाई, इतना मैंने समझा दिया आपको। अब आगे आते हैं। अब आगे क्या करें? यदि हम बात करें कितना टाइम लेगा, कौन? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर को, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको।
हाउ मच टाइम टेकन बाय कंडक्टर टू क्रॉस, हाउ मच टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। तो हमें पढ़ रखा है टाइम इक्वल टू, इसलिए आ गया मैं यहाँ पे, टाइम इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि यदि मैं कहूं टाइम टेकन बाय कंडक्टर, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, to cross the wire of length small l को क्रॉस करने में एक इलेक्ट्रॉन पर कितना टाइम लगेगा। तो यदि हम उस टाइम को टाउ से दिखाएं, टाउ टाइम लगेगा, तो टाउ टाइम कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को। तो T इक्वल टू में लिख रहा हूं L अपॉन VD, VD क्या है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू T कितना हो गया, L अपॉन VD। अब इसको थोड़ा सा और आगे डेरिवेट कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस एक दो लाइन का डेरिवेशन और वैसे खत्म हो गया। यदि हम बात करें कि VD क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, T टाइम और L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। I इक्वल टू, अब पता है I इक्वल टू क्या होता है, हम पता है ये टोटल चार्ज, हाँ बात कर लेते हैं टोटल चार्ज ऑन वायर में टोटल चार्ज कितना होगा सर, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कितने हैं सर, n इंटू ए इंटू एल है, और टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E इंटू एन इंटू E इंटू एल, टोटल चार्ज इतना हो गया। अब पता है फॉर्मूला I इक्वल टू होता है चार्ज, 10th में पढ़ चुके हैं, चार्ज अपॉन टाइम, यही तो पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देखो 1 मिनट में निकल के आया, I इक्वल टू चार्ज कितना है, E इंटू एन इंटू ए इंटू एल, और टाइम कितना है, L अपॉन VD। L से L कटा, VD ऊपर चला जाएगा, I इक्वल टू कितना हो गया, NEAVD। प्रूफ दिख गया, छोटा सा प्रूफ। दोबारा देखो भाई, एक वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L, पोटेंशियल डिफरेंस V, नंबर डेंसिटी N। तो इस पूरे वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N इंटू ए इंटू एल, जहां पर A क्रॉस सेक्शन एरिया और L कितना है, लेंथ, और लेंथ वॉल्यूम। इतने से मैं कह रहा हूं, इतने से मैं, कितने में, इतने में कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है, इतने क्यूबिक में। तो पूरे में कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात, N इंटू ए इंटू एल, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है T इक्वल टू L अपॉन V, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, VD, ठीक है। अब बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वायर पर, टोटल चार्ज ना वायर कितना होगा, चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, E इंटू एन इंटू ए इंटू एल, इन सबका मल्टीप्लाई। हमें पता I इक्वल टू करंट इक्वल टू द चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की वैल्यू E इंटू एन इंटू ए इंटू एल अपॉन टाइम कितना है, यहाँ से देखो टाइम L अपॉन VD, L से L कटा, VD ऊपर गया, तो I इक्वल टू NEAVD, जहाँ पर N नंबर डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, और VD या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ये आपने पढ़ लिया कि इतनी वैल्यू। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस रिलेशन विद किससे निकालें, चलिए वो रेजिस्टेंस का रिलेशन विद निकालते हैं टाउ से। चलो भाई टाउ से क्या रिलेशन है, या फिर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं कि रेजिस्टेंस का रिलेशन टाउ से कितना होगा, और किसका किससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस रिलेशन विद एवरेज रेसिस्टेंस टाइम, रेजिस्टेंस रिलेशन विद एवरेज
रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन RELAXATION, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से कितना होगा? एवरेज रिलैक्सेशन से कितना है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला ड्राइव होके निकल के आएगा वो आएगा R=mL/NE²τ/A, यानी क्या निकल के आएगा? R=m/NE²τ, ठीक है, और L/E आप पढ़ चुके हो। और जे किसके इक्वल है? जे इक्वल है रो के। किसके इक्वल है? रो के। यदि आपसे पूछे कि प्रूफ करो R=ρL/A, तो वो भी यहीं से ही प्रूफ होगा, ठीक है। कैसे प्रूफ करना है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है V=IR और I=NE/VD, और थर्ड हमें पता है V=E/τ/NE, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपके। यहाँ से हम VD की वैल्यू से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर हम पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या निकलता है। हमें 3 इक्वेशन पता है। पहली इक्वेशन पता है, हमें पता है V नो V=IR, यानी कि V=IR। यहाँ से हमें R निकालना है, ठीक है ना। दूसरा में पता है VD=E, वेक्टर लगा देता हूँ, -के E/τ/m। और हमें थर्ड पता है I=NE/VD, और VD कौन सा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें इतनी चीज़ें पता है, ठीक है। टाइम आपके पास अभी है तो मैं इसको पूरा डेरिवेट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि टाइम है कि नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। टाइम अभी बहुत है आपके पास, तो इसको हम डेरिवेट कर लेते हैं। इसको डेरिवेट करने के लिए सबसे पहले इनको इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2 और दिस इक्वेशन 3, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं VD की बात करूँ तो VD= कितना निकलेगा इक्वेशन 3 से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, VD=I/NE, VD=I/NEA, VD=I/NEA, ठीक है। अब बेटा क्या करें हम? इस VD को यहाँ के इक्वल कर दें, I/NEA=E/τ/m। अब देखते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पर। हम फर्स्ट इक्वेशन से I= निकालते हैं। I= कितना होगा? V/R। यदि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 I=V/R, I= कितना हो जाएगा? V/R। अब इस I की जगह पर हमें क्या लिखना है? V/R रखना है। तो क्या हो जाएगा? V/R/NE कैपिटल A E/τ/m, ठीक है। इस R को नीचे ले आए तो हो जाएगा V/RNEA=E/τ/m। हमें यही R तो निकालना है। तो R= क्या निकल के आएगा? यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भाई देखना R= क्या निकल के आएगा? यहाँ से R= निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का, ठीक है। तो R ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ मैं, RNEA=E/τ=V/m। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से R= हो जाएगा आपका Vm/n, E और E कितना होगा? E² E कैपिटल E/τ। आसन में आगे NE²। देखो NE², टाउ को भी आगे कर लेते हैं हम लोग, टाउ NE², टाउ
ठीक है, ए और ई, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया और ई, ठीक है ना, इतनी आपको समझ में आ गई। अब देखो कितना मैच कर गया, एम कर गया, एन ई स्क्वायर टाउ कर गया। अब वी ए और ई को हमें रिमूव करना है, ठीक है ना, ए भी अपने स्लेब वहाँ उसमें है, ठीक है ना, वी अपॉन ई करना है। आपने पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है एल अपॉन डी वी अपॉन डी एल, डी वी अपॉन डी आर, यही तो पढ़ा है। और इस कंडीशन में ई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन एल, इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन एल। तो अब देखो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू वी अपॉन एल, वी से वी कट गया और जे एल चला जाएगा ऊपर। तो क्या निकल के आएगा, आर इक्वल टू, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आर इक्वल टू निकल के आएगा आपका एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ई, यही तो निकला। यानी कि आर का और टाउ का रिलेशन क्या होता है। और यदि कोई पूछे तुमसे कि रो क्या है, तो वास्तविकता में हमें पता है यही रो है। कैसे, हम जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कंपेयर कर दें तो हमें रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये भी आपका डेरिवेट हो गया कि रो की वैल्यू क्या होती है, रो इक्वल टू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर, और ये क्या है आपका टाउ, टाउ का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसमें आपको दो चीज़ें डेरिवेट हो गई हैं, एक तो ये हो गया है कि रो की वैल्यू निकलती कहाँ से है, और दूसरा आपका ये भी हो गया कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फिर आर इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एन, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के साथ में आर का क्या रिलेशन है। मैं जल्दी से दोबारा समझा देता हूँ। हमने पहले क्वेश्चन लेनी है वी इक्वल टू आई आर, दूसरे क्वेश्चन वी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, और तीसरी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आई इक्वल टू एन ए वी डी। हमने सेकंड इक्वेशन से क्या किया, हमने सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ली और यहाँ से वी डी निकाला, तो वी इक्वल टू निकलेगा आई अपॉन एन ई ए, आई इक्वल वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। इस वाली वैल्यू को हमने इसे पुट कर दिया वी डी में, तो क्या निकला गया, आई इक्वल टू एन ई ए इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। अब क्या करेंगे, आई की जगह यहाँ से आई पुट, क्वेश्चन 1 से आई इक्वल टू क्या निकलेगा, वी अपॉन आर, आई यहाँ पर हमने वी अपॉन आर रख दिया और इक्वेट कर दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आर इक्वल टू निकाल दिया वी अपॉन एम ई टाउ अपॉन ए ई। देखना भाई, ई की जगह पर हमने लिख दिया वी अपॉन एल पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी से वी कटा, आर इक्वल टू निकला एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, और आर इक्वल टू रो एल अपॉन, कंपेयर किया तो रो इक्वल टू निकल के आ गया कंपेरिजन में एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पर। डिटेल आपका रिलेशन जो भी होगा उसको हम आगे बात करते हैं कि क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा रो का और टेम्परेचर का, क्या फ़र्क पड़ेगा कंडक्टर इंसुलेटर के लिए रो और टेम्परेचर, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 1 नंबर ग्राफ आपको बनाने के लिए आता ही आता है। ठीक है ना, उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।